अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। निगरान हुकूमत आजकल धड़ाधड़ एग्रीमेंट और एमओयू साइन कर रही है। हमारे वजीर आजम आजकल कुवैत में है, जहां पर उन्होंने यूएई के बाद कुवैत के साथ भी 10 अरब डॉलर्स के एग्रीमेंट्स और एमओयू साइन किए हैं। इसके बाद माहिरीन का कहना यह है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर के साथ जो एमओयू साइन किए रखे हैं उनकी मालियत अब $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में आने वाली सालाना सरमायाकारी की औसत $1.5 अरब है। यानी जो असल रकम सरमायाकारी के मद में दुनिया भर से पाकिस्तान आती है वो सिर्फ $1.5 अरब है। हमारा हमसाया इंडिया हर साल $50 अरब की सरमायाकारी करवाता है अपने मुल्क में। नई इंडस्ट्रीज लगती हैं, नई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती है। हमारे यहां चले 6 गुना कम से कम सरमायाकारी होनी चाहिए थी, हम उससे साइज में 6 गुना छोटे हैं। उस हिसाब से हमारे यहां $8 अरब की सरमायाकारी तो होती, लेकिन 8 क्या, 4 क्या, 2 क्या, हम तो $1.5 अरब सालाना की सरमायाकारी पर बैठे हुए हैं। अब इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने और वो सरकारी हुकाम जिन्होंने अपने हुक्मरानों को खुश रखना होता है, वो बजाय डिटेल्ड वर्क करके कुछ काम अचीव करने के जुबानी जमा खर्च पर ज्यादा फोकस करते हैं। और एमओयूज तो हम ऐसे साइन करते हैं जैसे बच्चे किसी ग्रोसरी शॉप से जाकर चीजें लेते हैं। हमारे वो नाज़रीन जो एमओयू और एग्रीमेंट का फर्क नहीं जानते, उनके लिए हम बताते चलें कि एमओयू किसी भी मामले में आमादगी का एक इजहार होता है। इस पर दोनों पार्टीज की जानब से अमल करना लाजिम नहीं होता, बल्कि अक्सर अमल होता ही नहीं है। ये ऐसे ही है कि आपका कोई दोस्त गोल्ड का काम करे, आपको बताए गोल्ड में बहुत प्रॉफिट है, आप सोचें अच्छा चल एक एमओयू साइन कर लेते हैं, एक हम बाहमी एतमाद बिल्ड करने के लिए। उस पर आप काम करें या ना करें, जबकि एग्रीमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज मेहनत करती हैं, उसके प्रोस कॉन्स, फायदे नुकसानात, लॉन्ग टर्म हर चीज तय करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, फवायद कैसे शेयर किए जाएंगे, तो वो बाइंडिंग होता है, उसके ऊपर अदालत में आप जा सकते हैं। तो पाकिस्तान धड़ाधड़ जो कर रहा है साइन वो एमओयूज है, और एमओयूज भी जेनेरिक हैं। मिसाल के तौर पर यूएई के साथ साथ अब कुवैत के साथ जो एमओयू साइन किए गए हैं वो भी 70-80% सेम फील्ड्स में हैं। जी पाकिस्तान ने क्या कहा है कि हम कुवैत के साथ मिलकर फूड सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएंगे, फिर कुवैत पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, हाइड्रो एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेगा, वाटर सप्लाई में उन्होंने अपनी आमादगी जाहिर की है मुख्तलिफ वाटर सप्लाई के स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करने की, फिर माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान में डेवलप किए जा रहे हैं, यहाँ पर आईटी सॉफ्टवेयर के हाउसेस बनने, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे, मैंग्रोव्स के अंदर, आर्ट में, फिर इन्वायरमेंट में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अब ये सारे ओपन फील्ड्स हैं, कोई जर्नल चीज से हटकर हम स्पेसिफिक चीज पर नहीं जा रहे। मसलन फूड सिक्योरिटी में क्या किया जाएगा किसी को कुछ नहीं पता, और यही हमारा अलमिया है। हमेशा से कम पिछले 20 सालों से इसी तरह के एमओयू साइन होते जा रहे हैं। हर साल हर हुकूमत अरबों डॉलर्स इसी मद में आवाम को बताती है। अब होना क्या चाहिए, मिसाल देना चाहता हूं कि फूड सिक्योरिटी की बात की गई है तो स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान में हर साल जो खुराक, जो फसलें तैयार होती हैं, तैयारी के बाद उनकी प्रॉपर स्टोरेज के फैसिलिटीज कम होने के सबब $1.3 अरब की फसलें, फ्रूट्स, वेजिटेबल जाया हो जाती हैं। यानी हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस $1.3 अरब के हैं। आसान अल्फाज में समझे तो हम हर साल तकरीबन 350 से 400 अरब रुपए की फसलें और ज़रिए अनाज जाया कर देते हैं उनके तैयार होने के बाद, पकने के बाद। तो इसमें एग्रीमेंट तो ये साइन होना चाहिए था कुवैत के साथ कि जनाब पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े चिलर्स लगेंगे, बड़े बड़े स्टोरेज हाउसेस बनेंगे, तो इस तरह की चीजें अगर होंगी तो पाकिस्तान में पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस रुक सकेंगे। ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर एग्रीकल्चर की बात कर लें कि SIFC के तहत हमने बहुत सुना कि मुल्क में मौजूद 90 लाख एकड़ बंजर रकबे को आबाद किया जाएगा। तो यूएई को 2 लाख एकड़ आप दे आते, आप कुवैत के साथ को 1 लाख एकड़ का मुआहदा कर लेते, बंजर रकबा है, उनको बताते रही कि ये बखर में मौजूद है, खुशाब में मौजूद है, ये 1 लाख एकड़ रकबे को आप इन्वेस्ट करके
डेवलप करें, इसकी खुराक आप अपने मुल्क में ले जाएं, हमारे लोगों को आप रोजगार दें, कुछ सालों बाद हमें वापस डिलीवर कर दीजिएगा। तो हमें समझ भी आती और वहां के लोग इन्वेस्ट भी करते कि हाँ जी हुकूमत ने काम किया हुआ है, ये तमाम वर्किंग है। इसी तरह हाइड्रोजन एनर्जी में सिर्फ जेनेरिक कहा गया, हाइड्रोजन एनर्जी में कुवैत इन्वेस्ट करेगा। कहां इन्वेस्ट करेगा? देखा जाए तो हम अक्सर आपको बताते हैं कि भाषा डैम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए अभी तक फंड्स अरेंज नहीं हुए। आप भाषा डैम को क्यों नहीं पेश करते? कुवैत इसमें $1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे, हम उनको ये प्रॉफिट देंगे, इस डैम से हमें अरबों डॉलर्स का फायदा होना है, तो हम उनके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह वाटर सप्लाई के मंसूबे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा वाटर सप्लाई का मंसूबा कराची के लिए K4 बन रहा है, कोई 250 अरब रुपए का मंसूबा है, वो हमसे बन ही नहीं रहा पिछले 20-25 सालों में। उसमें स्पेसिफिकली उनको इन्वाइट करते, अगर वो मानते, उनके सामने फिजिबिलिटी रखते और उनको शराकतदार बनाते। फिर जेनेरिक माइनिंग इंडस्ट्री में कुवैत इन्वेस्ट करेगा, तो जनाब माइनिंग में कहां करेगा? पाकिस्तान में कोई 92 के करीब मुख्तलिफ जो चीजें निकलती हैं, मादनियात निकलती हैं। आप उनको कहते नहीं ये कॉपर पे हमने काम किया है, हमारे पास इसकी फिजिबिलिटी स्टडी ये तैयार पड़ी है, इसका ये आपको मुनाफा होगा, इतने साल लगेंगे, आए कॉपर में इन्वेस्ट करें, आए गोल्ड में इन्वेस्ट करें, चले बाकी चीजों में ना करवाएं, कोयले में करवा लें, तेल और गैस का पोटेंशियल है वहां इन्वेस्ट करवा लें। इसी तरह टेक्नोलॉजी जोन्स की बात करें तो मुल्क में हर साल 25,000 नया तालिब इल्म IT में, सॉफ्टवेयर में ग्रेजुएट करके मार्केट में शामिल हो रहा है। बदकिस्मती उसके पास जॉब्स नहीं है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। तो आप उन 25,000 तालिब इल्मों को एक्सपीरियंस देने का प्लान दें ताकि वो यहां से बैठकर इन गल्फ के ममालिक के सॉफ्टवेयर हाउसेस को फीड कर सके। ये एक लंबी फहरिस्त है, आप एक एक टॉपिक पे मुझे 15-15 मिनट देंगे तो मैं आपकी शाम करवा दूंगा कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ क्या क्या है। लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ कागज का आला करके आ जाते हैं, उसका परसों नहीं किया जाता। इमरान खान दौर में भी ये होता रहा कि धड़ाधड़ MOU साइन हुए, सऊदी वलीद अहद आए, $20 अरब के एग्रीमेंट साइन हुए, $1 करोड़ सऊदिया से उस मद में नहीं आया। हाँ, हमने कर्जे लेने थे तो पीछे चढ़ के मिन्नतें करके हर चीज करके अरबों डॉलर्स के कर्जे जरूर लिए, सरमायाकारी $1 अरब की भी 4 साल हो गए, नहीं आ सके। अब हमारे ये जो गल्फ के 6 ममालिक हैं, इनके पास $3,000 अरब पड़ा है जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज के अंदर या सॉवरेन वेल्थ फंड्स के अंदर रखा हुआ है। मैं आपको फिगर देना चाहता हूं। सबसे पहले अगर हम UAE की बात करें तो अबू धाबी सबसे बड़ी स्टेट है, तो इनके पास $853 अरब के असासे और रकम है इन्वेस्ट करने के लिए, सिर्फ दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट की मद में। उसके बाद दूसरे नंबर पर सऊदी अरब की बात करें तो उनके पास कोई $776 अरब का इन्वेस्टमेंट फंड है पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करने के लिए, जहां उनको मुनाफेबख्श काम लगता है उस फंड से इन्वेस्ट कर देते हैं। तीसरे नंबर पे हम कतर की बात करें, छोटा सा मुल्क, $461 अरब उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखे हुए हैं। हम अगर उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, फिजिबिलिटीज के साथ अगर प्रोडक्ट्स दें तो वो क्यों इन्वेस्ट नहीं करेगा जहां से उसको मुनाफा होना है। इसी तरह कुवैत की बात करें, $803 अरब उसने इन्वेस्टमेंट की मद में साइड पर रखे हुए हैं। तो अगर ये 6 ममालिक मिलकर तकरीबन $3,000 अरब की मालियत रखते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए, और पाकिस्तान के इन तमाम के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्यों इनसे $3,000 अरब में से हम सालाना $3 अरब की सरमायाकारी नहीं ला पा रहे? इसलिए कि हम इन्हें प्रोडक्ट्स नहीं देते। उनको भी पता है कि ये ज़बानी जमा खर्च के लिए या सियासी माइलेज के लिए हमारे पास आ जाते हैं, वो हमें इनकार नहीं कर सकते, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो हमें खुश कर देते हैं, हमारे हुक्मरान बगलें बजाते हुए आ जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब पाकिस्तान में MOUs का सिलसिला बंद होगा, इनकी जगह प्रोडक्ट डायरेक्ट बताए जाएंगे जिसमें वायबिलिटी रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हमारे पोटेंशियल जो इन्वेस्टर्स उनको दी जाएंगी, फिर कॉस्ट एस्टिमेट्स बताए जाएंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, रेवेन्यू कितना आएगा, प्रॉफिट कैसा आएगा, और उसके बाद इंश्योर किया जाएगा कि अगर हमने 10 प्रोडक्ट पिच किए हैं तो उनमें से 5 में कम से कम इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। उसी के जरिए पाकिस्तान का खसारा कम हो सकेगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ सकेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और हम अपने कदमों पे खड़े हो सकेंगे। वरना हम एक ऐसे साइकिल के अंदर है जो खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।